हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया वर्क एंड पावर एनर्जी के थर्ड लेक्चर में, जिसमें जो भी क्लास में क्वेश्चन किए हैं वो हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल से। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज 3% है तो ये कैसा चेंज है? ये मेरा स्मॉल चेंज है। तो चेंज बताना है मोमेंटम में। जब ये स्मॉल चेंज है तो क्या हम इसमें एरर वाला मेथड लगा सकते हैं? तो ये क्या दिया है? ये दिया है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3%। ये दिया है तो हमको चेंज बताना है मोमेंटम में। तो मोमेंटम में चेंज कैसे बताएंगे? लिखेंगे पी क्या होता है, √2 टाइम्स के इंटू ई। तो 2m होता है। तो अगर मैं 2m को कांस्टेंट मानूंगा, जो कि होते ही है नॉर्मली, तो वो हट जाएगा। तो क्या मैं डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का हाफ है तो इधर हाफ आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये डेल्टा के ये यार, हाँ, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू 100। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? हमको दिया है कि काइनेटिक एनर्जी के परसेंट में चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी के परसेंट में कितना चेंज हो रहा है, उसमें हाफ नहीं लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आ जाएगा 3%। अब जब मैं इसमें यहाँ 3% रख दूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, जो कि 1.5% हो जाएगा। तो मेरी मोमेंटम में जो चेंज है वो 1.5% का आएगा। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 2%, ये भी स्मॉल चेंज है। तो हमको क्या दे दिया, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। तो हमको मोमेंटम में चेंज बतानी है। तो फिर से हम लिखेंगे पी क्या होता है, √2 टाइम्स। अगर हम एरर वाला काम कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पे सेम पिछले सवाल की तरह डेल्टा पी इंटू पी 100 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ इंटू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको इस बार क्या दिया है, ये वैल्यू दे दी है। ये वैल्यू कितनी है, 2 है। जब ये 2 है तो मल्टीप्लाई होगी हाफ से। मल्टीप्लाई किससे होगी, हाफ से। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो जो मेरा ये वाली वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम, वो मेरा 1% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब मुझे मोमेंटम में इंक्रीज दे दिया, मतलब डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये मैं इतना स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ये ऑलरेडी डन है, सर ने दोबारा से करवाया चीज़ें। जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे मैं उसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में किया था वो। अब ये 3% दिया है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक, इतनी स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए यार। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक। ये स्पीड आपके अंदर आनी ही चाहिए। आप कभी देखते हैं मेरे क्वेश्चंस, 24 स्लाइड है, 24 में से 20 सवाल होंगे। 20 सवाल में 1.5 मिनट के आसपास चाहता हूँ हो जाए, नहीं तो मेरी वीडियो और लॉन्ग हो जाए अगर मैं एक सवाल को और ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन मैं इसलिए इस अप्रोच से कराता हूँ कि आपको एग्जाम में भी वैसे ही करना है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू दे दी है, तो ये वैल्यू 3 है, तो हम लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब 2 3 6%। 6%। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा वो 6% होगा। अब देखो, मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाई, मतलब इंक्रीजेस बाई का क्या मतलब है, पिछले क्लास में सर ने बताया था, इस क्लास में बताया था मैंने, पिछले क्लास में जैसे बताया, ताकि आपको पता हो। इंक्रीजेस बाई का मतलब है कि फाइनल मोमेंटम बढ़ के 200% बढ़ा। 100 मान लिए पहले, तो फाइनली वो कितना हो गया, 300%। परसेंट हटाएंगे तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा कटा 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 कटा, तो 3 टाइम्स ऑफ पी आई। अब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बताना है। अच्छा, कभी हमेशा देखो इंक्रीज बता रहा है। अगर लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी बिकम, बताओ क्वेश्चन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? मान लो आप फ्लो में सवाल कर रहे हो तो इंक्रीज बाई बताना है, मतलब चेंज बताना है। अगर ये बोल दे कि इंक्रीजेस टू बोल देगा तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी तब 100 में से घटाएंगे नहीं, वही आंसर होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी स्क्वायर के, इसीलिए हम इसमें, ये दूसरा वाला पार्ट है तो इसमें एरर मेथड नहीं लगेगा क्योंकि बिग चेंज है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइनल। ये फाइनल का कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू पी इनिशियल का स्क्वायर, हाँ। अब इसको मैं स्क्वायर करूँगा, 3 3 का 9 इंटू पी आई का स्क्वायर। पी आई स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और जब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900% आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अगर क्वेश्चन में बोल देता कि काइनेटिक एनर्जी बिकम या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस टू, तब मेरा आंसर 900 आता। बट उसने क्या बोला है, इंक्रीजेस बाई। तो 900 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, और इंक्रीज कितने से हुआ है, 800% से। तो इसीलिए हमारा आंसर ये होगा। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ भी बाई और 2 से घुमा सकता है और यहाँ पर भी, ठीक। अब आगे चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाई।
ठीक है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुई है? 19% से। पहले कितने थी? 100 थी, डिक्रीज हुई 19% से, तो कितना बची? 81%। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 81% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? क्यों नहीं लिख सकते? परसेंट को डिवाइड करेंगे 100 से तो परसेंट हट जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में जाएगा। अब मोमेंटम में चेंज बताना है। पी क्या होता है? रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 100 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की जगह पर क्या मैं अभी नहीं रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 9 81, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसकी जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ 9/10 इंटू, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या यहाँ पर पी इनिशियल लिख सकता हूँ? हाँ। अब इसको परसेंट में मल्टीप्लाई करो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा 90%। तो 90% बिकम है, मतलब डिक्रीजेस टू 90%। तो कितना डिक्रीज हुआ है? 100 माइनस 90, तो कितना आएगा? 10%। तो 10% डिक्रीज हुआ है, तो चेंज कितने का हुआ? 10% का। अगर यहाँ पर लिख देता डिक्रीजेस टू, तब हमको 90 आंसर देना पड़ता। आगे चलेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई 1600%, इंक्रीजेस टू, तो मेरी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 1600% ऑफ इनिशियल काइनेटिक। आप एक चीज़ देख रहे हैं, सेम चीज़ें यार, एकदम सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब मुझे बताना है किसमें? मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ से लिखूंगा क्या? 1600 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। 1600 का रूट कितना होगा? 40। तो 40 आ गया मेरा क्या? 40 और रूट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब मैं रूट को इससे हटाऊंगा क्योंकि ये ऐसे प्रोपोर्शनल है, तो मैं यहाँ पर 40 इंटू मोमेंटम इनिशियल लिख सकता हूँ। हाँ, परसेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? एक सेकेंड, 1600 का रूट कितना होता है? 40 ही होता है ना? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं? एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करना भी जरूरी होता है भाई। ओ तेरी, क्या गलती किया बताओ? ये परसेंट था, हमने डिवाइड नहीं किया। ये बात आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो जब परसेंट में करेंगे तो ये 400% हो जाएगा पी इनिशियल के। तो इतनी हो गई, तो इंक्रीज कितने से हुई? 400 माइनस 100 करेंगे तो 300% से बड़ी है। अगर मैंने ये वाली गलती यहाँ कहीं भी की होगी तो उसका ध्यान रख लेना। ये 100 से डिवाइड करने वाली इसमें नहीं की है, इसमें भी नहीं की थी, अगर कहीं की हो मान लो। अब देखो एनएलएम पढ़ना क्यों जरूरी था, इस क्वेश्चन से हमको पता चलेगा। एक बात बताओ, एक बॉडी रखी, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है। एक बॉडी रखी है, रेस्ट पर है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्योंकि म्यू 0 दे दिया। तो मुझे एक बात बताना, इस पर फोर्स इस साइड लग रही है, तो वर्क डन बताना है इस फोर्स की वजह से 4 सेकंड में। तो क्या मैं ए इज इक्वल टू एफ कैसे बताऊँ? एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो क्या मैं ए लिख दूंगा एफ बाई एम। एफ कितना है? 10, एम कितना है? 5, तो एक्सेलरेशन मेरी कितनी आ गई? 2। अब जब मुझे एक्सेलरेशन मिल गई तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए कितना है? 2, टी कितना है? 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16। डिस्प्लेसमेंट मेरा 16 आ गया। फोर्स मुझे पता है, तो क्या मैं वर्क लिख सकता हूँ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भाई? 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16 है, तो 160 जूल मेरा वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें आ गया फ्रिक्शन। अब आपको अगर एनएलएम नहीं आता तब आपसे ये सवाल नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, पहले चेक करेंगे फ्रिक्शन की औकात कितनी है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना वर्क बताना, अगर नहीं चल रहा होगा, फ्रिक्शन लगते हुए भी नहीं चल रहा होगा, तो इसका वर्क दूसरा हो जाएगा। म्यू इंटू एन होता है। अब म्यू कितना है? 0.2 को 2/10 रखा, एन क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। एम कितना है? 10। अब ये मैं इतना तेज कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने एलएलएम पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, बिना उसके वर्क और मज़ा नहीं आएगा। जी की वैल्यू 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो 20 न्यूटन मेरी एफ लिमिटिंग आई। अब मुझे एक बात बताना, बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी वो हम कंपेयर करते थे। एफ अप्लाइड कितना है? 50 है। एफ लिमिटिंग कितना है? 20 है। मतलब फ्रिक्शन की औकात नहीं है रोकने की। जब फ्रिक्शन की औकात नहीं है रोकने की तो बॉडी चल जाएगी, और जब बॉडी चल जाती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, क्योंकि म्यू एक ही दिया है। अब ये बॉडी चलेगी, कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, इसी में बना लेते हैं। बॉडी जब चलेगी तो इस पर पीछे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 20 न्यूटन। आगे कैसे जा रही है? 50 से। तो क्या मैं नेट एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ दोनों फोर्स को? ये चीज़ हम किए हैं, ये चीज़ हम सीखे हैं, कोई नहीं बोलेगा कहाँ से हो रहा है। तो 50 में से 20 जाएगा तो 30 बचेगा बटे 10, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 आ गया। जब मेरा एक्सेलरेशन आ गया तो क्या मैं पिछले सवाल की तरह सिंपली ut प्लस हाफ AT² लगा सकता हूँ? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 3 × t। अब टाइम देख लो कितने टाइम बाद पूछा है, 3 सेकंड बाद, तो 3 3 का 9। अब 3 9 27, 27/2 ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्क निकालना है फ्रिक्शन के थ्रू। अब आप ये आंख बंद करके ये मत कर देना 50 × 3, 50 × 27/2। फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो हम सिर्फ फ्रिक्शन वाली ही फोर्स लेंगे। तो फोर्स बाई फ्रिक्शन मल्टीप्लाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी थी, 20 थी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15, 27/2 सॉरी 27/2। अब मैं 2 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। तो मेरा 150 जूल फ्रिक्शन का क्या आ गया, वर्क आ गया। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ बाबू। 150 150 150, एक सेकेंड, 150 कैसे ये 27 है भाई, क्या कर रहा है सचिन, ये 27 है तो ये 10 होगा, सॉरी इसीलिए मैं वेरीफाई कर लेता हूँ यार, क्योंकि बच्चे गलतियाँ पकड़ लेते हैं। कहाँ पे थे, 27। अब जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 जूल, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन 270 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल। अच्छा ये सवाल देखो, सर ने होमवर्क दिया था, मैंने पहले क्यों नहीं कराया, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, मैं भी तो तुम में से ही एक हूँ। तो जब कराएं सर तभी तो मुझे आया, मैंने ट्राई किया नेट पे मिला ही नहीं यार इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सवाल, कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। ये एक कठिन सवालों में से भी एक हो सकता है, आप इसको लेवल अप भी कह सकते हैं। कैसे, हाँ ये लेवल अप भी है। अब मुझे वर्क डन बतानी है सिर्फ टेंशन की वजह से। ऑन टेंशन 2 kg एंड 3 kg एंड ऑन सिस्टम इन 2 सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, पुल्ली है, लटकाया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे फोर्स तो पता है, फोर्स पता है मुझे, टेंशन तो पहले एक बार टेंशन निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक्सलेशन पता होना चाहिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो क्या ऐसे सवालों में सर ने डायरेक्ट एम आर स्टार दिया था, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये डायरेक्ट एम आर स्टार था। और टेंशन निकालने के लिए 2 इंटू m1 m2 जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसको आप डायमेंशनली भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी प्लस माइनस अगर कैंसिल होगा तो a बराबर जी आ जाएगा। अब टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होती है, फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, ये जी ए है, मान लो एक्सेलरेशन है और m है, तो अगर इस मास से इस मास को डायमेंशनली काटे भी तब भी t बराबर mg होगा। ऐसे इसको विजुअलाइज करते हैं। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एक का मास 3 है, एक का मास 2 है, 3/2, 3 + 2 इंटू 10, तो ये 1/5 10 आ गया। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया, मेरा एक्सेलरेशन 2 आ गया। टेंशन कितनी आएगी, हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल क्यों रहे हैं, मैंने बताया ना, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टेंशन निकाल रहे हैं फोर्स निकालने के लिए। अब 2 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 3 दूना 6 दूना 12 दहन में 120 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो मेरा जो टेंशन है वो कितना आ गया, 24 न्यूटन। एक सेकंड यहाँ नहीं बनाना है, टेंशन मेरा आ गया 24 न्यूटन। इसको दूसरे कलर से गोला कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेंशन मिल गई, मुझे मिल गई और क्या, एक्सेलरेशन मिल गई। अब कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन मिल गई है तो क्या जब इसको ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा है, मतलब इसमें mg नीचे लग रहा होगा और इसमें टेंशन कुछ t होगी, और स्ट्रिंग सेम है तो इसमें भी टेंशन t होगी। ठीक है, अब इसमें भी नीचे mg लग रहा होगा, मतलब इसमें नीचे 2g और इसमें 3g लग रहा होगा। अब मुझे एक बात बताना, जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ ये ऐसे 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 ये डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा ऊपर, और ये ऐसे 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 नीचे आएगा। तो मान लेते हैं इसको हम x है और ये x नीचे जाएगा तो ये x ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यही x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई x, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut प्लस हाफ at। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है भाई, लेवल अप इसीलिए हो जाता है। अगर नीट वालों को कठिन सवाल पूछना होगा तो ऐसे सवाल बिंदास पूछ सकते हैं। अब मुझे यही s निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ इंटू a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं भाई, 2 निकाले हैं। 2 t कितने टाइम बाद बताना था, 2 सेकंड बाद, तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 हो गया। तो मुझे वर्क निकालना था, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गया है और फोर्स भी मिल गई है। कौन सी फोर्स, टेंशन वाली फोर्स। तो वर्क = क्या हो जाएगा, वर्क = F × S हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं वर्क 3 kg के लिए निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं 3 kg के लिए निकाल रहा हूँ वर्क टेंशन की वजह से, बाय टेंशन, तो ये नीचे मूव कर रहा है और टेंशन तो भाई रस्सी में ही लगेगी। तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ हो रहा है उसके बीच कितना एंगल है, 180। तो यहाँ पर हम cos 180 लिख सकते हैं, हाँ। तो ये फोर्स कितनी है, 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, cos 180 -1, तो क्या मेरा -96 जूल मेरा आ गया
3 kg के ऊपर फोर्स। अब सेम टू सेम ऐसे ही हम वर्क निकालेंगे किस पर, 2 kg पर बाई टेंशन। अब मुझे एक बात बताना, फोर्स कितनी है 24, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई 2 kg पर, फोर्स है 24 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 4। अब यहाँ पर कॉस थीटा कितना है देखना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स मतलब टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों के बीच एंगल है 0 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू मेरी होती है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और 24 चौका 96, तो ये प्लस 96 आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम टेंशन की वजह से दोनों पर क्या निकाल लिए, फोर्स वर्क निकाल लिए। अब मुझे और एक चीज़ बतानी है, एंड सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम पर कितना वर्क डन हो रहा है। तो सिस्टम पे वर्क देखने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क देखेंगे, टेंशन तो इंटरनल है उसकी वजह से वर्क नहीं देखेंगे हम। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, मुझे एक बात बताओ, इस पर नीचे कितना लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा इस पर 3G, इस पर नीचे कितना लग रहा है, इस पर लग रहा है 2G। तो मुझे बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन 2 kg पर कितना वर्क होगा। तो ये इस पर 2G फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ हुआ था, ऊपर हुआ था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2G फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट देखो फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ था, और दोनों के बीच के एंगल ये देखो, ये वाली फोर्स, इस बार हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, इस बार हम नॉर्मल के अपोजिट जो फोर्स है वो ले रहे हैं, कितनी है कॉस 180 डिग्री। तो क्या मेरा ये जी की वैल्यू रख देंगे, तो 20 चौक 80 इंटू ये कितना है कॉस 0 -1, तो क्या ये -80 आ जाएगा, हाँ। अब ऐसे ही हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg। जब 3 kg पे निकालेंगे तो ये 3G फोर्स हो जाएगी ग्रेविटेशन वाली, ठीक, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट अब इसी डायरेक्शन में होगा, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 3 चौक 12, कॉस 0 की वैल्यू मेरी होती है 1, तो ये 120 जूल हो गया। तो जो टोटल वर्क डन था वो मेरा क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं सिस्टम पर देखूं, सिस्टम पर टेंशन की वजह से वर्क 0 होगा, और इसकी वजह से जो सिस्टम पर वर्क होगा वो क्या होगा। अगर 0 नहीं करना, जैसे आपको करना है नहीं भाई टेंशन की वजह से बताओ, तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं टेंशन तीन की वजह से, 3 kg वाले की वजह से, प्लस वर्क डन 2 kg वाले की वजह से, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी वाले की 3 की वजह से, प्लस वर्क डन ग्रेविटी वाले के 2 की वजह से, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब मुझे बताओ, एक मेरा 96 आया था, दूसरा मेरा -96 आया था, इसकी वजह से इसीलिए मैं बोल रहा था नेटवर्क 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 kg पर कितना आया है, 3 kg पर 120, और 2 kg पर कितना आया है -80, तो मेरा जो वर्क हो जाएगा वो 40 जूल हो जाएगा, किस पे, सिस्टम पे, ठीक, मतलब टोटल पे। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अच्छा सवाल है ये भी। एक फोर्स है एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो मुझे एक बात बताओ, इस फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा, क्या होगा F cos थीटा, एक नीचे होगा F sin थीटा, ठीक। जब ये दो फोर्स लग रही है, मुझे एक बात बताना, तो ये भी इसके ऊपर भी नॉर्मल लग रहा होगा, हालांकि ये इधर मूव कर रहा है बट नॉर्मल तो ऐसे ही लगता है, कहाँ से पता, NLM से। अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, अब कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन फ्रिक्शन के थ्रू निकालने के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बताओ बताओ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के साथ। मान लेते हैं कुछ एस डिस्प्लेसमेंट हो, अच्छा क्वेश्चन में ही दे दिया है, जब क्वेश्चन में ही डिस्प्लेसमेंट दे दिया है तो भाई तब कोई बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हमको फ्रिक्शन बताना है, हमको फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, तो फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है, म्यू इंटू एन होती है, जब बॉडी ऐसे लेटी होती है ज़मीन पर रखी, तो म्यू की वैल्यू नहीं पता, म्यू ही रखो, एन की वैल्यू mg। अब बताओ नॉर्मल के अलावा भी नीचे तो एक फोर्स लग रही है जो कि F sin थीटा है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे F sin थीटा, ये बॉडी भी तो इसको चिपकाने में ज़मीन में मदद कर रही है ना, तो जो मेरा नेट वर्क डन है, ये मेरी क्या बोलते हैं फोर्स है, वो ये आ जाएगी फ्रिक्शन। तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो सिंपली म्यू mg प्लस F sin थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, मतलब S से, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, ऑल थ्योरम का बाप, सबका हर थ्योरम का बाप है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्यों, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल मींस ऑल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज वैलिड है, वैलिड ऑल टाइप ऑफ मोशन, वैलिड ऑल टाइप ऑफ फोर्स, वैलिड इन ऑल चैप्टर, ऑलवेज वैलिड। अब इस चीज़ में हमको सर ने एक चीज़ बताई कि ऐसा भी कभी होगा कि काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करेगी, कैसे, लेट सपोज दो बॉडी है, फोर्स F लग रही है और डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, इस पर भी फोर्स F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है, तो क्या इसका वर्क डन हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी F × S के बराबर होगी।
और इसमें भी सेम वैसे ही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी 2 की F/2S के बराबर होगी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हम कह सकते हैं कि दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है और ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसकी मास 1 है, इसकी मास 2 है, फिर भी ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका वर्क। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं उसी से कि वो सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड नहीं करेगी। उसका रेशियो क्या आ जाएगा, ये भी सेम ये भी सेम, तो KE1/KE2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब देखो यही सेम सवाल IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास m है, फोर्स F लग रही है, डिस्प्लेसमेंट दिया है S हो रहा है, फिर मास 2m है, वही फोर्स लग रही है और फिर भी डिस्प्लेसमेंट S हो रहा है। तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ। तो यही सेम चीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m ट्रेवलिंग इन सर्टेन डिस्टेंस d, मतलब कुछ डिस्टेंस चल रहा है, मास m है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो क्या हम वर्क लिख देंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू Fs। तो क्या ये किसी तरह से मास पे डिपेंड कर रही है, तो नन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो वेरिएबल, ये चीज़ हमने पहले भी सीखी है क्या, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 2 kg बॉडी मूव सच दैट इस पोजीशन, ये इस तरह से पोजीशन हो रही, तो क्या हम पोजीशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ। t²/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t/3 आ जाएगा। कैसे, अरे भाई t⁻n = n/2n-1, ये होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 1/3 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएट करो, यही वैल्यू आएगी। अब मेरी वेलोसिटी आ गई और हमको 2 सेकंड बाद बताना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, v इनिशियल जब t 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी जब t 2 सेकंड होगा, जब t 2 सेकंड होगा तो 2 दूनी 4/3, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। अब हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके वर्क निकाल लेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क। ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा क्या, कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क। क्या मेरी v इनिशियल 0 है, हाँ, क्यों, ये देखो। अब मैं 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा, मास कितना है 2 kg, तो 2 v फाइनल कितना आया है, v फाइनल मेरा 4/3 आया है, तो मैं 4/3 का स्क्वायर कर दूंगा जो कि w के बराबर है। 2 से 2 कटा तो क्या मेरा w 16/3 आ गया, हाँ 16/3 जूल आ गया, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन। अब देखो एम्स 2017 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है, मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है। यहाँ पर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। सरफेस स्मूथ है तो म्यू जो है 0 हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आने में ये इतना डिस्प्लेसमेंट चला है, तो कितना हाइट चला है, h2 - h1 चला है, ठीक है। तो 65 - 45 मतलब ये 20 मीटर वर्टिकली चला है। तो क्या इस पर ग्रेविटी का ही वर्क होगा, हाँ। मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी बताने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वर्क डन निकाल लेंगे। सिंपल है ना, चेंज इन वर्क डन निकालेंगे। जब हम इस पर चेंज इन वर्क डन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, टोटल जो वर्क होगा, क्या टोटल जो वर्क होगा इस पर, एक सेकेंड, हाँ, और एक फोर्स लगेगी, आप ये कहोगे कौन सी, नॉर्मल वाली। तो बताओ जब ये बॉडी यहाँ पर होगी तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा mg इधर, जब यहाँ पर होगा तो नॉर्मल इधर mg इधर, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच हमेशा एंगल 90 बन रहा है, तो कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, इसीलिए नॉर्मल की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन टोटल नहीं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से 0 ही होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या नॉर्मल का वर्क 0 हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, v इनिशियल तो 0 ही था, क्यों, देखो बॉडी पहले रेस्ट पर थी, रिलीज किया ना, फेंका नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, कौन सी बात, ग्रेविटी का वर्क हमको पता है क्या होता है, mg होता है, क्या होगा, हाइट, जितनी हाइट थी जितने हाइट पर पहुंचा है। तो बॉडी की मास मुझे पता है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ mg, एक तरह से ऐसे लिख सकता हूँ h2 - h1 इज इक्वल टू 1/2m, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे। मुझे देखो बॉडी का मास नहीं दिया है, इसलिए हम मास से मास को कैंसिल कर देंगे। तो क्या ये g और h2 - h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v फाइनल का स्क्वायर। g की वैल्यू 10 होती है, h2 - h1 हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना है बताओ, 20 है, 20, तो ये मेरा 20 है। तो यहाँ से मैं v फाइनल लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, ये 1/2 तो मैंने हटाया, हटा दिया था, वो नहीं कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर v²/2 इतना आ गया। अब इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये भी 20 बन जाएगा और ये भी 20,
इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वी फाइनल इसके रूट में ले लेंगे तो 20 आ जाएगी। तो मेरी फाइनल जो वेलोसिटी है वो 20 आ गई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया था, हमको क्या पूछ लिया था, रेंज। आगे करते हैं इसमें। ये देखो सर ने भी वही करके लिए निकाला है। जब इसमें रेंज पूछ लेगा तब भाई ये बन गया बहुत ही तगड़ा सवाल। बहुत तगड़ा मतलब भाई लेवल अप का भी लेवल अप बन गया। हमको पता है, अभी अभी मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया, जब रिवीजन कराया, तो कोई बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर 20 है, यहाँ से यहाँ छोड़ेंगे तो ये कितना था, ये 65 था, ये 45 था, तो ये मेरी हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, 20 हो जाएगी, 20 मीटर। अब मुझे एक बात बताना, क्या रेंज क्या होता है? रेंज होता है हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा वाला रेंज है? हाँ, फ्रॉम हाइट में जब हॉरिजॉन्टल फेंकते थे तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, ये होती है रेंज। मुझे एक बात बताना, ये क्या सेम एज हो जाता है ड्रॉप वाला केस? क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। और हमको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर होता है तो उसको आने के लिए कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। अरे भाई 1 सेकंड के लिए 5 मीटर चलता है, 2 सेकंड के लिए 20 मीटर चलता है, 3 सेकंड के लिए 45 मीटर चलता है, 4 सेकंड के लिए 80 मीटर चलता है, 5 सेकंड के लिए 125। रटा दिया था, इतना रटाया था, फिर भी नहीं घुसा यार, तब छी ससुर है आप पे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 2, यही होगा ना, सीधे सीधे 2। तो मेरी जो, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक, कोई 20 मीटर नहीं होगा, ये 65 है, ये 45 है, तो 65 माइनस 45, ये 20 होगा ना भाई। ये तो मेरा 45 है, एक यार मैंने भी गलती कर दी, ये मेरा 45 है, वो ऊपर वाला 20 था। तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 45 सेकंड की वजह से होगा। और 45 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है? 3 सेकंड। एक सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है यार। तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 3 हो जाएगा। जब 3 हो गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेंज 20 यानी 60 मीटर। तो आपने देखा, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, उससे वेलोसिटी निकाली, फिर तब जाके रेंज का फार्मूला निकाला, तब जाके रेंज के फार्मूले में मोशन अंडर ग्रेविटी कनेक्ट किया। देख रहे हैं कितने कंसेप्ट हो रहे हैं। अब देखो, हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल है, मुझे बताना है वेलोसिटी यहाँ पर। इसमें भी सेम वही वर्क एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ से यहाँ जब आएगा तो कुछ इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पर वी एफ होगी। इनिशियली 0 पर था, और जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो क्या नॉर्मल इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, नॉर्मल 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 इधर, नॉर्मल इधर। तो क्या हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर है मेरा क्या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एम जी तो नीचे लगता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर है नॉर्मल के। तो यहाँ पर भी कॉस 0 मेरा कॉस 90 0 हो जाएगा। तो जब मैं वर्क डन लिखूंगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल, दो ही लोग हैं तो दो ही चीज़ का वर्क होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल और वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब परपेंडिकुलर है तो इसका वर्क 0 हो जाएगा, तो सिंपली हम लिख देंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक तरह से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहीं से बनी है, जो हम लिखते हैं ना एम जी एच, यहीं से बनी है। एम जी इंटू एच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल 0 थी। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। एम से एम कैंसिल किया तो क्या मेरा जो वी है, वी स्क्वायर, वो मेरा आ जाएगा 2 इस साइड जाएगा तो 2GH, मतलब रूट के अंदर 2GH आ गया। ये मेरी वेलोसिटी होगी। आप इसको याद भी कर सकते हैं बाउल वाले क्वेश्चन से। अब आगे चलेंगे। अब इसमें देखो, इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, बस थोड़ा सा खेला हो जाएगा। क्या खेला होगा भाई? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा। अब देखो, मुझे एक बात बताना, मुझे पता है आपको ये चीज़ विजुलाइज करने में टाइम लगेगा, मैंने जैसे किया मैं आपको वैसे सिखा दूंगा, प्रॉमिस है, समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल थीटा है, लेट सपोज ये एंगल, एक काम करें इसको थीटा बना ही देते हैं, ये एंगल मेरा थीटा है। जब ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ वर्क होगा, वो वर्क किसकी किसकी वजह से होगा? दो लोगों की वजह से, एक ग्रेविटी की वजह से और एक टेंशन की वजह से, क्योंकि वायर में टेंशन है जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये यहाँ होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, जब यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, जब यहाँ है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में, जो टेंशन वाली फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो इसीलिए ये भी 0 हो जाएगा। सॉरी 90 है, इसीलिए cos 90 0 होता 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ भी वर्क डन ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? हाँ। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ एम जी इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। बट ट्विस्ट यहाँ पर है, मुझे एक बात बताना, इसका रेडियस एल है, ये ऐसे घूम के यहाँ आ रहा है, तो क्या इसका भी एल ही होगा? गलत, एल नहीं होगा, वो एल से कम होगा। कैसे? यही चीज़ मैं खुद भी नहीं विजुलाइज कर पा रहा था और आपको मैं लेकिन करा के रहूँगा।
मुझे एक बात बताना, जो हम एंगल बनाते हैं 5 4 3 का, इसमें ये 5 होता है, तो क्या मैं जब इसको घुमा के इधर लाऊंगा तो ये यहाँ पर भी 5 ही होगा, बट वो बड़ा होगा। तो हमको निकालना क्या रहता है, हमको ये वाली हाइट का डिफरेंस जो होता है वो होता है MGH में। तो ये कुछ इस पॉइंट पर था, अब इस पॉइंट पर है, तो मुझे ये वाला डिफरेंस निकालना था। समझ में आया कि नहीं आया? विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मुझे भी नहीं हो रहा था। तो ये वाला डिफरेंस इसके लिए कितना हो जाएगा? 2 मीटर, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये थीटा है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो L cos थीटा हो जाएगा। तो जैसे वहाँ पर 5 में से 3 माइनस किया, वैसे ही यहाँ पर हम L में से क्या माइनस करेंगे? L cos थीटा। L cos थीटा, आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? फील हुआ? सेम चीज़ मुझे भी ऐसे ही हुआ था। mg ब्रैकेट में L माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। अब m से m कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इस साइड आ जाएगा और L को कॉमन ले लो, 2 इस साइड आ गया, ये g हो गया, L कॉमन आ गया, तो क्या ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू क्या? v स्क्वायर फाइनल का। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जब स्क्वायर रूट ले लूँगा तो रूट के अंदर 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको विजुलाइज करूँगा प्रीवियस वाले क्वेश्चन से। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 0 है, 90 का क्या मतलब है? 90 का मतलब है यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ा, ऐसा वाला केस बन गया। 90 का मतलब यहाँ से छोड़ा, तो जब यहाँ से छोड़े थे तो वेलोसिटी √2gh आई थी, तो जब यहाँ से छोड़ेंगे तो cos 90, एक सेकेंड, हाँ, जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो cos का जो एंगल है, यार कंफ्यूज कर रहा है ये चीज़, जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो cos 90 हो जाएगा और cos 90, हाँ, अभी आया, cos 90 0 हो जाएगा। तो क्या 1 में से 0 माइनस होगा, तो जो ये वेलोसिटी है वो √2gl ही हो जाएगी, जैसे v इक्वल टू √2gh हुई थी। अब जब ये cos 90 0 होता है, हाँ 0 ही होता है भाई, और अगर ये थीटा 0 है, थीटा 0 है मतलब ये ऐसे ही लटका है, कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो वेलोसिटी cos 0 कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगी, तो इस पूरे टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी। विजुलाइज हो गया? हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg, 4 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप किया एक हाइट से, बोल रहा है 20 मीटर से ग्राउंड से, तो स्पीड बतानी है, स्पीड ग्राउंड पे बता दी है 10 है, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन बताओ कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपने ये चीज़ सीखी थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर हाइट पर है और उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो कितने सेकंड तक चलेगा? 2 दूनी 4 बचे 20, तो वो 2 सेकंड तक चलेगा। जब वो 2 सेकंड तक चलेगा तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर होती थी, लेकिन तब एयर फ्रिक्शन नहीं होता था, नहीं कंसीडर करते थे, बट यहाँ पर होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमको निकालना है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशन क्या होगा? mgh, m कितना है 4, g कितना है 10, h कितना है 20 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, और फोर्स भी नीचे लग रही है, ठीक है, जीरो एंगल है तो प्लस में आएगा आंसर, मेरा ये कहने का मतलब। अब ये हाफ, मास कितना है 4 kg, m वेलोसिटी फाइनल वाली कितनी है बताओ, वही तो भाई निकालना है, नहीं वही नहीं निकालना है, फाइनल वेलोसिटी बता दिया क्वेश्चन में 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन का वर्क 10 चौक 40, 40 मल्टीप्लाई बाई 20, 800 हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 200 माइनस 800, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? -600। माइनस क्यों आया? एक बात बताओ, जब बॉडी नीचे आती है तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स पीछे है, अपोजिट में है, cos 180 तो माइनस लग जाएगा, और इसीलिए माइनस आया। अगला सवाल, अब ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट अटेम्प्ट कर रहा है, जब मैक्सिमम हाइट 5 अटेम्प्ट कर रहा है तो जो काम यहाँ से जाने में होगा वही सेम काम यहाँ से आने में होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा है, अगर बाय वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हमको फ्रिक्शन के थ्रू वर्क बताना है। ये कैसे निकालेंगे? हमको पहले से क्या पता है? हमको पता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे ये बताना है, ये हमको निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर हाइट 5 मीटर है और वेलोसिटी 10 से फेंका है, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर पर जाकर रुका, मतलब रेस्ट पे हो गया, जब ये रेस्ट पर हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी? 0, तो यहाँ से ड्रॉप का केस बन गया। किसी बॉडी को अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हैं कि जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो जो वेलोसिटी यहाँ गिरने पर होगी वही वेलोसिटी यहाँ पर फेंकने पर होगी।
तो क्या मेरी वेलोसिटी जो है, एक सेकंड ऐसे नहीं करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है ना भाई, हाइट दे दिया है, क्यों पंचायत करनी है, मुझे फ्रिक्शन निकालना है, वो जो मैं बता रहा हूँ अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, यम जी इंटू एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ यम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। फाइनली बॉडी यहाँ पर पहुँच रही है, मतलब फाइनली बॉडी रेस्ट में हो रही है, तो वी फाइनल 0, वी इनिशियल होगा। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस यम कितना है, 2 है, जी कितना है, 10 है, एच कितना है, 5 है, इज इक्वल टू हाफ मास कितना है, 2। मुझे एक बात बताना, यहाँ पर माइनस वी स्क्वायर होगा और 2 से 2 कटेगा, तो माइनस वेलोसिटी कितनी होगी बताओ यहाँ पर। अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी 10 है, पहले ही बता दिया, तो 10 दहान में 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और ये 5 दूनी 10, 10 दहान में 100, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो क्या मेरा फ्रिक्शन जो है इस साइड जाएगा, एक सेकेंड यार, फाइंड द वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इस साइड जाएगा तो -200 जूल हो जाएगा मेरा वर्क। ठीक ठीक। अब मुझे एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, क्या जब हम इसको फेंके हमने एक मिस्टेक की है, क्या पता है, जब हम इसको ऐसे फेंके तो जो mgh है वो नीचे साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड हो रहा है, तो क्या इसके बीच 180 का एंगल है, तो क्या mgh वाली फोर्स में यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा और ये 0 आ जाएगी। भाई यही तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। देखो जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है और वेलोसिटी भी 10 है, तो इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन की फोर्स 0 लगी है, जैसा हम क्वेश्चन करते थे, बट यहाँ पर भाई फ्रिक्शन की फोर्स आ गई, वही मैं सोच में पड़ गया कैसे ऐसा पॉसिबल है। अब देखो अगला सवाल क्या है भाई, बॉडी को फेंके 20 मीटर से, तो वो 10 मीटर अटेम्प्ट की हाइट, तो जब 20 मीटर से फेंकते हैं तो 2 सेकंड चलती है, मतलब ड्रॉप करते हैं, तो हम इसी का कॉपी इस पर करते हैं। 2 सेकंड चलती है तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, 20 मीटर, बट कितना चला 10 ही, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वर्क किया होगा। अब हम फ्रिक्शन का वर्क वैसे ही निकाल लेंगे, क्या वर्क जो होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन फ्रिक्शन का हमको निकालना है। अब मुझे एक बात बताना, ग्रेविटेशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ऊपर हुआ है, तो क्या मैं इस बॉडी का मास 2 ले लो, 2 ले लो, मैं 2 लिख के सेव कर देता हूँ, एक सेकेंड, 2 ले लो। अब हम क्या करेंगे कि क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ माइनस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम सीधा m v इनिशियल का स्क्वायर, क्यों किया ऐसा, पिछले क्वेश्चन में बताया था, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो रही है ना, तो यहाँ से हम जो फ्रिक्शन का वर्क है वो लिखेंगे, प्लस ये क्या है mgh, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mgh नीचे, एंगल 180, जब 180 तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस mgh, इसको भी नहीं लिखना, m कितना है 2, g कितना है 10, h कितना है 10, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू वी इनिशियल कितना है 20, तो 20 इंटू 20। अब मुझे एक बात बताओ, वी फाइनल 10 दहान में 100 दूना 200 माइनस 200 इज इक्वल टू 2 से 2 कटा और ये हो गया मेरा 400, ये माइनस होगा। अब जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो जो मेरा फाइनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हो जाएगा -400 प्लस 200 जो कि -200 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्यों पता है, इसमें हमको x दे दिया है, टाइम दे दिया है और हमको वर्क डन बतानी है, तो क्या मैं इससे वेलोसिटी लिख सकता हूँ, ऐसा सवाल हम किए हैं, 2 दूनी 4t, ये वेलोसिटी आ गई। अब जब t 0 था तो v इनिशियल हो जाएगी, v इनिशियल 0 हो जाएगी, और जब t कितना था 3 सेकंड, तो कुछ मेरी v फाइनल होगी और v फाइनल कितनी हो जाएगी 4×3 12 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, ऑल बोल दिया तो भाई टेंशन ही खत्म, हाफ यम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, m की वैल्यू 3 kg है, v फाइनल कितना है 12 है, तो 12 बराबर में 144, वी इनिशियल कितना है 0 है, तो ये 0 हो गया। अब मुझे बस इतना बताओ कि 3 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो इसको जब काटेंगे 2 से तो 72 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 72। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, ये 70 है, ये 3 है, 7 3 21, मतलब 210 प्लस 2 है 2 3 6, तो ये ऐसे आ जाएगा 216, शॉर्टकट कैलकुलेशन से ऐसे बनती है। अब देखो अगले सवाल में भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ क्या किया है, x दे दिया है, x के टर्म्स में वेलोसिटी दे दी है और हमको x दे भी दिया है, तो क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें भी हम वही सेम चीज़ करेंगे, कैसे, नेट फोर्स दे दिया, वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे वेलोसिटी दे दी है a इंटू रूट एक्स, और एक बार हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे जब x जो है वो 0 था, और एक बार हम वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल वाली जब जो है x मेरा 4 है।
क्योंकि इसके इक्वेशन में x दे दी है। तो क्या मेरा ये a रूट 0 और ये 0 हो जाएगा। हाँ, ये मेरा a इज इक्वल टू a रूट के अंदर 4, तो ये कितना हो गया 2a। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अब मैं हाफ इंटू मास कितना दिया है 2 kg, v फाइनल कितनी है 2a का स्क्वायर, v इनिशियल कितना है 0, तो मैं यहाँ पर 0 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा मेरा 4a स्क्वायर, मतलब ये वाला ऑप्शन। मिलते हैं हम क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। टाइम इसलिए क्वेश्चन का नंबर देख लो जरा कितने हैं, ठीक है।